नमस्कार, नई परख पर आप सब लोगों का स्वागत है। ऐसा लगता है कि तृणमूल कांग्रेस बहुत जल्दी बिखराव का शिकार होने वाली है। इसका कारण यह है कि तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख नेता ममता बनर्जी ने जब अपने विधायकों की बैठक बुलाई, तो उसमें से बहुसंख्यक विधायक गायब रहे, यानी कि 80 में से 60 विधायक उस मीटिंग में नहीं पहुंचे, ऐसी खबर आ रही है। इसके अलावा जमीनी स्तर पर बहुत सारे जो तृणमूल कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, वे अपने पदों को छोड़ रहे हैं। इसके अलावा जो उनके पार्षद हैं, वे भी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि तृणमूल कांग्रेस एक बहुत बड़े विभाजन की तरफ आगे बढ़ रही है। बहुत सारे स्थानीय पत्रकारों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की कोशिश यह है कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर भी वैसा ही विभाजन हो जाए, जैसा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भीतर या शिवसेना के भीतर हुआ था। आप लोगों को ये याद होगा कि इन दोनों पार्टियों का इस तरह से विभाजन कराया गया, जिससे कि इनके जो बुनियादी या प्रमुख नेता थे, या जो इसके संस्थापक परिवार या संस्थापक नेता थे, वे पूरी तरीके से अप्रासंगिक हो गए, पार्टी उनके हाथ से छीन ली गई। उद्धव ठाकरे शिवसेना के प्रमुख नेता थे, लेकिन विभाजन के बाद, पार्टी में डिवीजन के बाद जो शिवसेना गई, वह एकनाथ शिंदे के साथ चली गई, पार्टी का सिंबल उन्हें मिल गया। उसी तरीके से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में भी जब विभाजन हुआ, तो पार्टी का सिंबल या पार्टी का प्रमुख नाम जो है, वह शरद पवार के पास ना रहकर उनके भतीजे अजित पवार के पास चला गया। तो यह जो स्थिति है, वह एक तरीके से पार्टी के संस्थापकों को या पार्टी के प्रमुख नेताओं को अप्रासंगिक बना देने की रणनीति है, और ऐसा लगता है कि तृणमूल कांग्रेस भी इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। बहुत सारे स्थानीय प्रेक्षक यह मानते हैं कि आने वाले दिनों में यह हो सकता है कि तृणमूल कांग्रेस के बहुत सारे विधायक तृणमूल कांग्रेस से अलग होकर यह दावा करें कि असली तृणमूल कांग्रेस वही है, और अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी जो है, वो वास्तविक तृणमूल कांग्रेस को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। और ऐसी स्थिति में यह मामला चुनाव आयोग या अदालतों के पास जाएगा, और यह मुमकिन है कि जो तृणमूल कांग्रेस का सिंबल है, वो या तो फ्रीज हो जाए या फिर जो नया ग्रुप बनेगा उसके पास चला जाए। अब यह स्थिति क्यों आई? तो कुल मिलाकर अगर हम इस स्थिति पर विचार करें, तो यही बात कही जा सकती है कि विचारधारा विहीन और सत्ता उन्मुख राजनीति के कारण ही यह स्थिति आई है। तृणमूल कांग्रेस की संस्थापक ममता बनर्जी ने 1997 में कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई थी। जब उन्होंने अपनी पार्टी का गठन किया, तो उनका मुख्य आरोप यही था कि कांग्रेस का जो केंद्रीय आला कमान है, वह उन्हें वाम मोर्चे के खिलाफ काफी उग्र और सक्रिय किस्म की राजनीति करने से रोकता है, और वह पश्चिम बंगाल में यथास्थिति को कायम रखना चाहता है। इसके बाद वो पार्टी से अलग होकर जब एक नई पार्टी की नेता बनती है, तो जमीनी स्तर पर उन्होंने काफी संघर्ष किया, वाम मोर्चे की तमाम तरह के उत्पीड़न को भी झेला, क्योंकि जमीनी स्तर पर उनके कार्यकर्ताओं पर वाम दलों के कार्यकर्ता हमला करते हैं। यह पश्चिम बंगाल की राजनीति की एक विशेषता है। लेकिन बाद के दौर में वो भारतीय जनता पार्टी के पास भी गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री भी रहीं, फिर यूपीए में भी आई, और उसके बाद वहां भी वो मंत्री नहीं। 2011 के चुनाव में जब उन्हें जीत मिली, तो उन्होंने वाम दलों को अपना निशाना बनाया। धीरे धीरे यह माना जाता है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए स्पेस खोलने की शुरुआत की। 2016 तक भारतीय जनता पार्टी की कोई औकात नहीं थी पश्चिम बंगाल में, कोई एक नगण्य उपस्थिति हम कह सकते हैं, ऐसी थी। लेकिन 2019 और 2021 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अन्य तमाम विपक्षी दलों को पीछे छोड़ते हुए खुद को तृणमूल कांग्रेस के सामने स्थापित किया। बहुत सारे विद्वान यह मानते हैं कि असल में वाम दलों को अप्रासंगिक करने के लिए ही ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल की राजनीति में ज्यादा स्पेस देने की शुरुआत की, और ऐसा प्रतीत हुआ कि जो मुख्य खिलाड़ी हैं वो ममता बनर्जी है, और उनके सामने अगर कोई दल है, तो वह दल भारतीय जनता पार्टी है, और इसी दल ने इन चुनाव में उन्हें हरा दिया। तो चूंकि अब कोई खास विचारधारा नहीं है, इसके कारण से ममता बनर्जी के साथ जुड़े रहने वाले लोगों की संख्या भी धीरे धीरे कम होती जा रही है, क्योंकि अगर वैचारिक स्पष्टता होती, अगर वैचारिक निष्ठा होती, तो भी बहुत सारे लोग ममता बनर्जी के साथ रुक सकते थे। लेकिन चूंकि वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं है, और इसके साथ साथ भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामले हैं, तो लोग डरकर, घबराकर भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यह माना जा रहा है कि जो तृणमूल कांग्रेस की सरकार में अधिकांश मंत्री थे, उन्होंने खूब भ्रष्टाचार किया। सारे मंत्रियों की मैं बात नहीं कह रहा हूं, और बहुत सारे मंत्रियों के बारे में यही धारणा बनी है, और उसी भ्रष्टाचार ने एक आधार तैयार किया कि भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिले। हालांकि जब मैं यह बात कह रहा हूं, तो मैं इस बात को फिर से रेखांकित करना चाहता हूं कि तृणमूल कांग्रेस की हार के पीछे जो भारतीय जनता पार्टी का चुनावी प्रबंधन और चुनाव आयोग की भूमिका है, जो एसआईआर की भूमिका है, उसे हम नकार नहीं सकते हैं।
लेकिन आज के दिन में स्थिति यह है कि तृणमूल कांग्रेस चुनाव हार चुकी है और अब उसके पास अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एक तरह की खतरनाक स्थिति आ गई है कि वो करे तो करे क्या। आप इस बात को ध्यान दीजिए कि तृणमूल कांग्रेस जब 2024 में इंडिया ब्लॉक की राजनीति में एक भूमिका निभा रही थी, तो बार-बार ममता बनर्जी ने एक बाधक की भूमिका ही निभाई। यहां तक माना जाता है कि नीतीश कुमार के इंडिया ब्लॉक के संयोजक बनने का जो सबसे ज्यादा विरोध किया वो ममता बनर्जी ने किया। तो वहां भी एक व्यक्तिगत लालसा जो है वो प्रमुख भूमिका निभा रही थी। वे बार-बार कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का माहौल बनाती रही। 2024 के चुनाव के पहले उन्होंने यहां तक कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि इस बार कांग्रेस को 40 सीटें भी आएंगी। तो एक तरीके से उनका आत्मविश्वास काफी बढ़ गया था। उनके सलाहकारों ने उन्हें यह बताया था कि उन्हें और जगह एक्सपेंशन करना चाहिए। तो आसाम में उन्होंने कुछ कांग्रेस नेताओं को तोड़ा, गोवा में कुछ कांग्रेस नेताओं को तोड़ा और यह कोशिश की कि वहां उनकी पार्टी का पैर जमे। हालांकि उनकी पार्टी का पैर वहां नहीं जमा। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि ममता बनर्जी एक व्यक्तिवादी राजनीति के प्रतीक के रूप में रही और इस लिहाज से उन्होंने विपक्षी दलों की एकता बनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि विपक्षी दलों को खुद से दूर किया और उन्हें ऐसा लगता था कि अगर वो अपनी पार्टी में मजबूती से जमी रहेंगी, अगर उनकी पार्टी को पश्चिम बंगाल में 36, 37, 38 या 40 सीटें मिल जाएंगी और एक गैर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने की स्थिति आएगी तो उनकी सरकार बन सकती है। लेकिन आज के दिन में स्थिति यह है कि यह बात साफ तौर पर दिख रही है कि जो ममता बनर्जी हैं, वो अगर कांग्रेस पार्टी या वाम दलों के साथ इन चुनाव में गठबंधन करके चुनाव लड़ती, तो शायद इतनी बुरी तरह से साजिश किए जाने के बावजूद वो नहीं हारती। अगर आप कांग्रेस को मिले वोट और वाम दलों के मिले वोट और तृणमूल कांग्रेस के वोट को जोड़ दें, तो वह भारतीय जनता पार्टी के वोटों के तकरीबन बराबर हो जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं हुई। तो कुल मिलाकर जो ममता बनर्जी की व्यक्तिवादी राजनीति है और विचारधारा विहीन राजनीति है, उनके कार्यकर्ताओं और नेताओं का जो जबरदस्त करप्शन है, उसने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जिससे जो लोग कल उनके साथ नजर आते थे अब उनके साथ नजर नहीं आ रहे हैं। वे नहीं चाहते हैं कि उसी पार्टी में रहें क्योंकि उन्हें यह डर है कि बहुत तरह के भ्रष्टाचार के मामले खुल सकते हैं। तो इस लिहाज से उनकी पार्टी में एक तरह का बिखराव हो रहा है। क्या यह बिखराव इस सीमा तक होगा कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का राजनीतिक करियर चौपट हो जाए? यह कहा नहीं जा सकता है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस तरह की चीजें होती रही हैं। आप ध्यान दीजिए कि 2011 से पहले सीपीएम के नेतृत्व वाला वाम मोर्चा सरकार में था। 2016 में भी इसे 39 से 40% वोट मिला और 2021 आते-आते वो परिदृश्य से बिल्कुल गायब हो गया। यह हो सकता है कि आज के दिन में ऐसा लग रहा है कि तृणमूल कांग्रेस ही मुख्य विपक्षी दल है, लेकिन अगर ममता बनर्जी ने खुद को नहीं संभाला तो आने वाले समय में उनकी स्थिति भी ऐसी हो सकती है कि वे पूरी तरीके से राजनीतिक परिदृश्य से गायब हो जाएं। यह स्थिति और भी खतरनाक इसलिए हो जाती है क्योंकि ममता बनर्जी की अब उम्र इस हद तक पहुंच चुकी है कि वह एक सीमा से ज्यादा जमीनी स्तर की राजनीति नहीं कर सकती है। लेकिन कुल मिलाकर जो यह पूरी परिघटना है उसे संदेश यही मिलता है कि क्षेत्रीय दलों को आत्ममुग्धता और अति आत्मविश्वास से बचते हुए विपक्षी दलों के लार्जर जो अलायंस है उससे खुद को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके कि वो बार बार अपने आप को ही सबसे प्रमुख पार्टी या सबसे प्रमुख नेता के रूप में प्रस्तुत करें। अगर सभी जो क्षेत्रीय दल हैं वे कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन से खुद को जोड़ते हैं, इंडिया ब्लॉक को मजबूती देते हैं, तो यह मुमकिन है कि न सिर्फ उनका अस्तित्व बचे बल्कि आने वाले समय में वो बेहतर राजनीतिक प्रदर्शन भी कर सकते हैं। और इसके लिए यह बात जरूरी है कि वे अपने भीतर कार्यकर्ताओं के उस समूह को प्रमुखता दें जो वैचारिक रूप से उनसे जुड़ा हुआ है। और इसके लिए जरूरी कि खुद उनकी वैचारिकता भी स्पष्ट हो। अगर उनकी वैचारिकता खुद स्पष्ट नहीं है तो जो भी कार्यकर्ता उनसे जुड़ेंगे वे अपने राजनीतिक फायदे के लिए ही जुड़ेंगे और जब उन्हें नजर आएगा कि राजनीतिक फायदा अब नहीं मिल रहा है तो बहुत आसानी से दूसरी तरफ जा सकते हैं, जैसा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के साथ हम देख रहे हैं। तो अब आने वाला वक्त यह बताएगा कि तृणमूल कांग्रेस का हश्र क्या होने वाला है, लेकिन आज के दिन हम यह महसूस कर सकते हैं कि तृणमूल कांग्रेस का भविष्य बहुत उज्जवल तो नहीं दिख रहा है और यह बात तकरीबन तयशुदा लगती है कि पार्टी में एक विभाजन होगा। यह विभाजन कितना बड़ा होगा, इससे ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की राजनीति को कितनी चोट पहुंचेगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज की अपनी इस चर्चा को मैं इसी बिंदु पर विराम देता हूं। हम कल फिर मिलेंगे और एक अन्य राजनीतिक मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नमस्कार।